Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So आज के लेक्चर का टॉपिक है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल. सो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए, या फिर मैं कहूँ एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, या फिर वो सब इंडिविजुअल के लिए जो रिसर्च एरिया में काम करता है, राइट? चाहे वो एकेडमिक से रिलेट करता हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेट करता हो. सो आज के लेक्चर में हम इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल या फिर मैं बोलूं एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा रिसर्च आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर ही बेस करता है, राइट? सो कौन कौन से कंसिडरेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त अपने माइंड में रखने हैं. फर्स्ट वन इज टाइटल. टाइटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएट अ कंसाइज एंड क्लियर टाइटल जो आपका रिफ्लेक्टिव हो. आपका टाइटल कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आई वॉन्ट टू check the impact of financial literacy on retirement planning among the people of Delhi NCR. तो मेरे इस टाइटल से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग पे चेक करना है, और कहाँ चेक करना है, किस एरिया में चेक करना है, अमंग द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर. तो ये जो टाइटल मैंने क्रिएट किया ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि आप टाइटल के थ्रू ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कौन कौन से वेरिएबल पे स्टडी हो रही है और कहाँ हो रही है और क्या चीज़ हो रहा है, राइट? क्या हो रहा है? इम्पैक्ट चेक हो रहा है. वेरिएबल्स क्या हो गए आपके? फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. और ये स्टडी कहाँ कंडक्ट की जा रही है? कौन आपका टारगेट ऑडियंस है? पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर. सो योर टॉपिक शुड बी वेरी कंसाइज, क्लियर एंड रिफ्लेक्टिव. टॉपिक या टाइटल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिसर्च में, क्योंकि इसके बेसिस पे ही ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपने अपने रिसर्च में क्या किया है या क्या कर रहे हो, राइट? सो टाइटल बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन. अब जो भी टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है. जैसे मैंने टॉपिक लिया था फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग पे, तो इसकी थ्योरीज क्या बोलती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की और रिटायरमेंट प्लानिंग की, बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेस्ट में बात की गई है, क्या सिग्निफिकेंट रिसर्च क्वेश्चंस है, और आपको अपने इंट्रोडक्शन में ये भी क्लियरली मेंशन करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली किस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो. और गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रिसर्च लाइफ में, राइट? सो इंट्रोडक्शन में आप अपने वेरिएबल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताओगे. बैकग्राउंड क्या है, क्या थ्योरीज है, आपको क्या करना है, आपका क्या रिसर्च क्वेश्चन है, क्या आपके रिसर्च प्रॉब्लम है और क्या गैप है. अब गैप क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ. आपका पूरा रिसर्च आपके गैप के बेस पे होता है. गैप मीन्स कि लिटरेचर रिव्यू में, या फिर मैं बोलूँ एग्जिस्टिंग स्टडी जो है उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना अभी बाकी है. तो गैप इज समथिंग जहां पे आप ये चीज आइडेंटिफाई करते हो कि इस एरिया में ये सारी चीजें हो चुकी है और अब ये करनी बाकी है. तो जो करनी बाकी है इज योर गैप. जो अभी तक हो चुका है वो नहीं, वो तो ऑलरेडी स्टडी में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो स्टडी हो चुकी है और उसका स्कोप क्या है, आगे आप उस बेसिस पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या नई प्रॉब्लम्स है और किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है. तो गैप इज समथिंग जो कि अभी तक लिटरेचर रिव्यू में नहीं किया गया है, नहीं मिला है. तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करना कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो आपको करना है, इस गैप, राइट? सो अब गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? गैप आपका आइडेंटिफाई होता है लिटरेचर रिव्यू से. लिटरेचर रिव्यू से आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका गैप क्या है. आइडेंटिफाइंग गैप. आइडेंटिफाइंग गैप कैसे करते हो? गैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे. तो जब आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया,
उसके बाद आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू दिखाना होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये स्टडीज हो चुकी है, और लिटरेचर रिव्यू से ही प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे अभी मैंने टॉपिक लिया था फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट चेक कर रही हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग पे, तो उसकी एग्जिस्टिंग स्टडी क्या है, वो क्या चीज़ इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी क्लियर होती है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जितना ज़्यादा आप लिटरेचर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, उतना ही रेलिवेंस आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक का रेलिवेंस क्या है, और उतनी ही आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको हेल्प करता है आपके गैप को आइडेंटिफाई करने में, राइट। सो लिटरेचर रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर रिव्यू जितना करोगे उतना कम है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आप पूरे थ्रू आउट योर पीएचडी जर्नी करोगे। आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो तब भी लिटरेचर रिव्यू आप करोगे, लिटरेचर रिव्यू प्रपोजल बनाने से पहले भी आपने किया है, क्योंकि आपका टाइटल ही तभी आइडेंटिफाई होगा जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, राइट। सो टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैप आइडेंटिफाई करने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रपोजल बन जाएगा उसके बाद भी लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर एक चीज को सपोर्ट करना होगा, और वो जो सपोर्ट है वो लिटरेचर रिव्यू से आपको मिलेगा, राइट। सो लिटरेचर रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। आफ्टर दैट रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। अब आपने टाइटल क्रिएट कर लिया, टाइटल के बाद आपने इंट्रोडक्शन बता दिया कि इसका ये ओरिजिन है, ये बैकग्राउंड है, उसके बाद आपने उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू को स्टेट किया है अपने प्रपोजल में। उसके बाद आप बताओगे कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, क्या आप करना क्या चाहते हो, आप रिसोर्स से आइडेंटिफाई करना क्या चाहते हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपको बताने हैं। रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली कि मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, और आपकी हाइपोथेसिस क्या है। रिसर्च क्वेश्चन हमेशा आपके ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसको आप रीच कर सको, रीचेबल क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं जिसको आप रीच ही ना कर सको, क्योंकि फिर आपकी पीएचडी पे इफेक्ट आएगा, आपके रिसर्च लाइफ पे इफेक्ट आएगा। सो फॉर्मुलेट अ स्पेसिफिक एंड अ रिसर्चेबल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। आपको बहुत सिंपल और बहुत क्लियरिटी में ये मेंशन करना है कि मेरे रिसर्च क्वेश्चंस ये हैं, और वो रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आप इजीली उसको रीच कर सको, आप उसके ऊपर इजीली इन्वेस्टिगेट कर सको, राइट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव और एम। आउटलाइन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ योर स्टडी, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हो आप अपने रिसर्च से। आपने ये टाइटल क्यों सेलेक्ट किया है, उस टाइटल के बेसिस पे आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, जो लिटरेचर रिव्यू किया है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, बेसिकली जो हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं, वो क्यों बनाए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी रिसर्च से रिलेटेड। आप रिसर्च जो कर रहे हो उसका क्या बेसिकली पर्पस है, क्या अचीव करना चाह रहे हो, किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, या फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है उसका सोल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आपका बेसिकली एम क्या है, क्यों आपको वो रिसर्च करनी है। उसके बाद मैथोलॉजी एंड अप्रोच। मैथोलॉजी या मैं बोलूँ रिसर्च मैथोलॉजी एंड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी में आते हैं आपके कि आपको प्राइमरी डेटा पे काम करना है, आपको सेकेंडरी डेटा पे काम करना है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ से आपको सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल साइज क्या है आपका, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी रिसर्च मैथोलॉजी में। कौन सा टूल लगाना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, क्या आपका रिसर्च डिज़ाइन होगा, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, टेक्निक कौन सी होगी, वो पूरा प्लान जो है वो आप क्लियरली एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, बनाते हो, किसके अंडर, रिसर्च मैथोलॉजी एंड अप्रोच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि आई वॉन्ट टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अब ये जो इम्पैक्ट चेक कर रही हूँ मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का रिटायरमेंट प्लानिंग पे,
ये इम्पैक्ट किस तरीके से अचीव करना है, क्या मेरा रिसर्च डिज़ाइन होने वाला है, किन लोगों को मैं टारगेट करना चाह रही हूँ, मैं किस तरीके से डेटा कलेक्ट करूँगी, कहाँ से करूँगी, कौन सा टेस्ट लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक द इम्पैक्ट, इट मीन्स मैं रिग्रेशन लगाऊंगी, मैं मल्टीपल रिग्रेशन लगा रही हूँ, मैं किस टाइप का रिग्रेशन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, या फिर मेरा डेटा कैसा है, सेकेंडरी डेटा पे मैं काम कर रही हूँ, प्राइमरी डेटा पे मैं काम कर रही हूँ, कितना सैम्पल साइज, बेसिकली मैं कितने क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कौन से फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, किन को टारगेट कर रही हूँ, सैम्पल साइज कितना होना चाहिए, जैसे 600 सैम्पल साइज होना चाहिए, 700 सैम्पल साइज होना चाहिए। अब वो सैम्पल साइज भी किस तरीके से आप सजेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से फाइनलाइज कर रहे हो कि मेरा सैम्पल साइज 600 होना चाहिए, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये आइडेंटिफाई करने में कि आपका सैम्पल साइज क्या होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च मेथोलॉजी में बतानी होती है कि मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ या मैं ये टेस्ट यूज कर रहा हूँ, मेरा डेटा कलेक्शन का मेथड ये है, मेरा रिसर्च डिजाइन ये है, मेरी पॉपुलेशन ये है, टारगेट ऑडियंस ये है। तो बेसिकली रिसर्च मेथोलॉजी में यही सारी चीजें आउटलाइन की जाती है, राइट। उसके बाद आता है आपका एथिकल कंसिडरेशन। हमेशा आपको अपने रिसर्च में एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, कभी भी अनएथिकल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कंसेंट है वो आप अपने प्रपोजल में मेंशन करोगे कि मुझे ये रिसर्च कंडक्ट करनी है और ये मेरा कंसेंट है, राइट। ये मेरे पोटेंशियल रिस्क हैं, मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं सारे एथिकल जो रिसर्च एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं मैं उनको फॉलो करूँगा, मैं कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करूँगा। बेसिकली ये भी आपके रिसर्च प्रपोजल में मेंशन होता है और आपको करना चाहिए। आफ्टर दैट इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। अब आपको इस स्टेज पे ये एक्सप्लेन करना है कि आपकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इज योर स्टडी इम्पॉर्टेंट, आपकी जो स्टडी है वो रियल वर्ल्ड पे आपके रिसर्च एरिया में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। जैसे कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी ये किस फील्ड के लिए यूजफुल है और क्या उसके इम्प्लीकेशंस है, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रही है उस फील्ड में, क्यों आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अपने प्रपोजल में मेंशन करना है, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, राइट। आफ्टर दैट टाइमलाइन। अब आपने बोला कि मुझे ये रिसर्च करनी है, ये मेरा टॉपिक है, ये उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू है, ये मेरे हाइपोथेसिस है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी रिसर्च मेथोलॉजी है। अब ये सारी चीज़ें अटेन करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे 3 साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, सारी चीज़ अचीव करनी है, मेरे जो रिसर्च क्वेश्चंस है, मेरे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है उनको मुझे इस टाइम पे कंप्लीट करना है। तो बेसिकली टाइमलाइन आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे कि आप अपने टास्क को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर लो, उनको स्प्लाइस कर दो, एक छोटा छोटा टारगेट बना लो कि मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में ये करना है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करूंगा, उसके बाद मैं थर्ड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करूंगा, उसके बाद मैं डेटा कलेक्शन करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कौन सा टेक्निक कौन सा मेथड यूज़ करना है, इतने टाइम में मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा, इतने टाइम में मैं पब्लिकेशंस करूंगा अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो बेसिकली एक रियलिस्टिक टाइम लाइन बनाना अपने रिसर्च के लिए, एक ब्रेकडाउन देना अपने टास्क को कि छोटे छोटे फेजेस बना लिए और उनकी डेडलाइन सेट कर दी कि मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, या मुझे टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करना है, इतने टाइम में मुझे डेटा कलेक्ट करना है, इतने टाइम में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टूल लगेगा, उसके बाद मैं एनालिसिस इतने टाइम में करूँगा, उसके इंटरप्रिटेशन इतने टाइम में करूँगा। तो अपनी पूरी रिसर्च का एक टाइम बनाना, आप उनको मंथ्स में, वीक में, छोटे छोटे डेडलाइंस कैसे भी बना सकते हो एज पर योर अवेलेबिलिटी, राइट। सो ये टाइमलाइन है और टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी रिसर्च एक फ्रेम में ही कंप्लीट करनी है। आफ्टर दैट बजट। कई बार बहुत सारे रिसर्च ऐसी होती है जिसमें बजट रिक्वायर्ड होता है, उसमें आप फंड्स राइज करते हो। अब वो फंड्स राइज करना भी कि कितना फंड राइज करना है, कितना आपसे कितने आपके एक्सपेंसेस है, क्या एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं आपके इक्विपमेंट्स में। से फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो पेड
अवेलेबल हैं, जैसे स्मार्ट पीएलएस हो गया। स्मार्ट पीएलएस इज नॉट फ्री लाइसेंस्ड, इट इज़ अ पेड वन। अब आपको वो एप्लीकेशन खरीदना है या फिर आपको कोई डेटा कलेक्शन के टाइम आपको एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो बजट है वो भी आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में दिखाना होता है, दिखाना चाहिए कि यहाँ ये चीज़ है, मुझे अपने रिसर्च के लिए फंड करना है और ये मेरा एस्टिमेट इतना खर्चा लगेगा, क्योंकि मैंने ये इक्विपमेंट यूज़ करना है, ये मटेरियल यूज़ करना है, ये डेटा एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, या फिर मुझे जिन लोगों से मैं अपना डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ उनको कंपनशिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है मुझे उनको प्रोवाइड करनी है। तो एक रेलिवेंट कॉस्ट का स्ट्रक्चर बनाना, एक फंड्स का स्ट्रक्चर बनाना, वो बजट के सेक्शन में आता है, राइट। अगर वो एप्लीकेबल है तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में ऐड करो। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो बजट वाला जो सेशन है, जो सेक्शन है बेसिकली, आप स्किप कर सकते हो। आफ्टर दैट कंक्लूजन, अब जो ये टॉपिक बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाए, हाइपोथेसिस बनाए, मेथोलॉजीज बनाई, उसको आप कंक्लूड करोगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसका इम्पोर्टेंस ये है, आपके रिसर्च का इम्पोर्टेंस ये है, आपके प्रपोजल का इम्पोर्टेंस ये है। एक तरीके से पूरे प्रपोजल को कंक्लूड करना कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेरी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हो सकती हैं या फिर मेरा हाइपोथेसिस हो सकते हैं ये, और ये उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ अपने की पॉइंट्स को जो आपने अपने प्रपोजल में रिफ्लेक्ट किए हैं, राइट। उसके बाद रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं? अब जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने मेथोलॉजी सेलेक्ट की है कि ये टूल, टेक्निक, सैम्पल साइज मैं इस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने किस चीज़ को रेफर किया है, इंट्रोडक्शन में आपने कहाँ से, कौन से आर्टिकल से, कौन से सोर्स से आपने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो सारी चीज़ें लिस्ट करनी है। अब रेफरेंसिंग के भी स्टाइल होते हैं, जैसे एपीए, एमएलए, शिकागो, मैनी मोर। अब जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको रेफर कर रही है कि, या फिर आपको सजेस्ट कर रही है, या उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये स्टाइल फॉलो करना है, सो एज पर योर यूनिवर्सिटी रूल आपको ये स्टाइल्स फॉलो करने हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी एपीए बोलती है, आपकी एमएलए बोलती है, किसी की शिकागो बोलती है, तो एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आपको अपने रेफरेंसेस के स्टाइल, बेसिकली साइट कैसे करना है रेफरेंसेस को और स्टडीज़ को, वो आपकी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और यहाँ पे रेफरेंसेस में आप वो सारे रेफरेंसेस लिस्ट करोगे जिसके बेसिस पे आपने अपना प्रपोजल ड्राफ्ट किया है। आफ्टर दैट अपेंडिक्स, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइमरी डेटा पे काम किया है, तो वो प्राइमरी डेटा का जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए होंगे, तो वो क्वेश्चंस आपके अपेंडिक्स में आते हैं, राइट। या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, सप्लीमेंट्री डेटा है आपका, कोई एडिशनल मटेरियल है, वो सारा आपका इस सेक्शन के अंदर आता है, राइट। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल बहुत डिटेल्ड और बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अपने क्वेश्चंस, या फिर आप यहीं पे चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो क्वेश्चंस है, जो क्वेरी है, जो इश्यूज है, वो मैं सॉल्व कर सकूं। So that's all. Thank you and have a good day.